महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसी तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध उस समय में अपने धम्म का प्रचार करने के लिए कौन सी जगह पे गए, किस किस जगह पे गए, कौन से गांव में, कौन से शहर में गए। तो बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक जो इतिहास है, बुद्ध काल में भारतवर्ष 3 मंडल, 5 प्रदेश और 16 महाजनपदों में विभक्त था। महामंडल, मध्य मंडल और अंतरमंडल, ये 3 मंडल थे जो क्रमश में दिखाई देते हैं कि 900, 600, 300 योजन पूरी तरह से फैला हुआ था। संपूर्ण जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल, संपूर्ण भारतवर्ष का क्षेत्रफल 10,000 योजन था। मध्यम देश, उत्तरापथ, अपरांतक, दक्षिणापथ और प्रांचये प्रदेश थे। 5 प्रदेश थे। हम यहाँ इनका संक्षेप से वर्णन करेंगे कि जिससे बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय प्राप्त हो सके। जैसे कि मध्यम देश, भगवान बुद्ध ने मध्यम देश में विचरण करके बौद्ध धम्म का प्रचार किया था। अपने धम्म का बुद्ध ने इस मध्यम देश में प्रचार किया था। तथागत बुद्ध चारिका करते हुए पश्चिम में मथुरा है और उस मथुरा में कुरु के थुल्लकोटित नगर से आगे भगवान बुद्ध नहीं बढ़े थे। पूरब में कजंगला नाम का निगम है, वहाँ पे मुखेलु वन है और उस वन में वो पूर्व दक्षिण की सरलवती नदी है। उस सरलवती नदी के तीर को ही भगवान बुद्ध ने पार नहीं किया। दक्षिणा में, दक्षिण की तरफ सुषुमागिरी, विंध्याचल के आसपास वाले निगमों तो की भगवान बुद्ध गए थे। उत्तर में हिमालय की तलहटी के सापुक निगम और उसीर ध्वज पर्वत से ऊपरी ध्वज के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिए। विनय पिटक में मध्य देश की सीमा इस प्रकार बतलाई गई है कि पूर्व दिशा में कजंगला निगम था, पूर्व दक्षिण दिशा में सललवती नदी थी, दक्षिण दिशा में सेतकनिक निगम था, पश्चिम दिशा में थून नामक एक ब्राह्मणों का ग्राम था, उत्तर दिशा में उसीरा ध्वज नाम का, उत्तरी भाग में उसीरा ध्वज नाम का एक पर्वत था। मध्य देश जो है, ये मध्य देश 300 योजन लंबा था और 250 योजन चौड़ा था। इस मध्य देश का परिमंडल 900 योजन था। यह जम्बूद्वीप, यह भारतवर्ष का एक बहुत ही उद्रुक्त भाग था, बृहद भाग था। तत्कालीन 16 जनपदों में से 14 जनपद इसी मध्य देश में थे। जैसे कि हम देखेंगे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, शूरसेन, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य इस निगमों में, इस मध्य देश में इकट्ठे थे, इस मध्य देश में शामिल थे। उसके बाद देखेंगे कि काशी क्या है। काशी के बारे में देखेंगे कि एक मध्य देश में काशी नाम का भी राज्य आता है
तो भगवान बुद्ध जिस जिस नगर में गए, जिस जिस नगर में भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार किया, कैसे कैसे अपने धम्म का प्रचार किया, कितने दिन वहाँ पे रुके, ये संक्षिप्त में हम आगे चलकर देखेंगे। कि काशी जनपद की राजधानी वाराणसी है। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। बुद्ध काल में समय समय पर सुरुबंधक, सुरुंधन, सुदर्शन, ब्रह्मवर्धन, मौलिनी और रम्यनगर इस काशी में थे। इसका विस्तार 12 योजन था। भगवान बुद्ध से पूर्व काशी राजनीति के क्षेत्र शक्तिशाली जनपद था। काशी नाम का जो राज्य है वो भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत ही बलशाली राज्य था। काशी और कौशल के राजाओं में हमेशा युद्ध हुआ करते थे, जिनमें काशी का राजा हमेशा विजयी होता था। और उस समय संपूर्ण उत्तरी भारत में काशी जनपद सबसे बलशाली था। किंतु बुद्ध काल में इस काशी नगर की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी। इसकी राजनीतिक शक्ति कम हो गई थी। इसका कुछ भाग कौशल नरेश और कुछ भाग मगध नरेश के अधीन था। उनमें भी प्राय काशी के लिए हमेशा युद्ध हुआ करते थे। अंत में काशी कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधिकार से निकलकर मगध नरेश अजात शत्रु के अधीन हो गया था। वाराणसी के पास सारनाथ है। उसी सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन करके इसके महत्व को बढ़ा दिया। ऋषिपतन मुरुगदाय बौद्ध धम्म का, ये ऋषिपतन मुरुगदाय बौद्ध धम्म का एक महान तीर्थ है। उसके साथ साथ वाराणसी राज्य एक शिल्प, व्यावसायिक, विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। शिक्षा का, व्यापार का वाराणसी एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसका व्यावसायिक संबंध, वाराणसी का व्यावसायिक संबंध श्रावस्ती, तक्षशिला, राजगृह आदि नगरों से था। काशी का चंदन और काशी के रंगी बिरंगी वस्त्र ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। अभी देखेंगे, हमने काशी को तो देखा कि काशी के वाराणसी के जो वस्त्र है, वाराणसी के जो शिल्प है, वाराणसी से जो निकलने वाले जो व्यापारी है, उसका व्यापार कहाँ कहाँ चलता था। जैसे कि श्रावस्ती देखा, राजगृह देखा। अभी देखेंगे कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत नगर थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत नगर थी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे में स्थित एक राज्य था। अयोध्या एक सरयू नदी के किनारे स्थित एक कस्बा था, एक राज्य था, जो कि बुद्ध काल में इस राज्य की, बुद्ध काल में इस कौशल राज्य की ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं थी। किंतु पपंच सुदनी के अनुसार, पपंच सुदनी के अनुसार सब कुछ होने के कारण सर्व अधिक अस्ति श्रावस्ती नाम पड़ा था। श्रावस्ती नगर बड़ा एक समृद्धशाली, श्रावस्ती एक सुंदर नगर था उस बुद्ध के समय में। इस नगर की आबादी, इस श्रावस्ती नगर की आबादी 7 करोड़ की थी। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपने 25 वर्षवास श्रावस्ती में किए थे।
25 वर्ष श्रावस्ती में किए। अधिकांश समय भगवान बुद्ध ने अधिकांश धम्म उपदेश भगवान बुद्ध ने अपना श्रावस्ती में ही दिया। तो उसी के साथ में अनाथ पिंडक इस श्रावस्ती का बहुत बड़ा पंडित व्यापारी था, सेठ था, और मिगार माता विशाखा यह इस श्रावस्ती की बहुत बड़ी उपासिका थी। पटाचारा और किसा गौतमी, पटाचारा और किसा गौतमी नंद और कंखा रेवत कौशल नरेश की बहन सुमना, कौशल नरेश की बहन सुमना इसी नगर में भगवान बुद्ध के शासन में, भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवजित हुई थी। तो प्राचीन काल, प्राचीन कौशल राज्य दो भागों में विभक्त था। कौशल राज्य दो भागों में विभक्त था। सरयू नदी और कौशल दो भागों में विभक्त था। कौशल का प्रसिद्ध आचार्य फोकसादी, उस समय में कौशल का बहुत बड़ा आचार्य था फोकसादी, उकट्ठा नगर में रहता था, जिसे प्रसेनजित राजा ने उसे एक राज्य प्रदान किया था। तो कौशल जनपद के शाला, नगर विंद और वेनागपुर ग्रामों में जाकर भगवान बुद्ध ने बहुत से लोगों को दीक्षित किया था। उसी के साथ बावरे नाम का एक अध्यापक था। बावरे नाम का, बावरे कौशल का एक प्रसिद्ध अध्यापक था, जो कि दक्षिणा में जाकर गंगा नदी के गोदावरी नदी के किनारे अपना एक आश्रम इस बावरी कौशल ने जाके बनाया था। हम उस पर कह आएंगे कि कौशल और मगध में वाराणसी के प्राय हमेशा युद्ध हुआ करता था। तो अभी देखेंगे कि इस संधि के पश्चात कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु से कर दिया था। कौशल की उत्तरी सीमा पर स्थित कपिलवस्तु के शाक्य, उत्तरी सीमा में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य के प्रसेनजित के अधीन थे, और कौशल नरेश कौशल से बहुत ही अजातशत्रु प्रसेनजित राजा से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसके साथ साथ अभी अंग देखेंगे कि अंग जनपद की राजधानी चंपा नगरी थी, जो चंपा और गंगा के संगम पर बसी थी। चंपा गंगा के संगम पर बसी थी। चंपा मिथिला से 70 योजन दूर थी। अंग जनपद वर्तमान भागलपुर, मुंगेर जिलों के साथ उत्तर में कोसी नदी तक फैला हुआ था। ये अंग जनपद उत्तर में कोसी नदी तक फैला हुआ था। कभी यह मगध जनपद के अंतर्गत था। यह अंग जनपद कभी मगध जनपद के अंतर्गत था। संभवत समुद्र के किनारे तक इस अंग जनपद का विस्तृत था। अंग की प्राचीन राजधानी के खंडहर संप्रति भागलपुर के निकट चंपानगर और चंपापुर, इन दो गांवों में इस अंग का क्षेत्रफल विद्यमान है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार चंपा बुद्ध काल में भारत के छह बड़े नगरों में से थी।
चंपा एक सुवर्ण भूमि के नाम से कहलाती है। चंपा सुवर्ण भूमि से कहलाती है। लोअर बर्मा के लिए व्यापारी नदी और समुद्र से लोग आते जाते थे। अंग और ब्रह्मदेश इस नदी किनारे इस समुद्र मार्ग से लोग व्यापार करने के लिए आते थे और जाते थे। अंग जनपद में 80,000 गांव थे। ईद चंपा में 80,000 गांव थे। आपन अंग का एक प्रसिद्ध व्यापारी नगर था। उसके साथ महागोविंद सूत्र से प्रकट है, महागोविंद सूत्र से प्रकट है कि भारत के 7 बड़े राजनीतिक भागों में से एक था। उसके बाद देखेंगे कि मगध के बारे में देखेंगे कि मगध जनपद वर्तमान में अभी वर्तमान में गया और पटना जिलों के अंतर्गत फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ियों के नाम थे, उस समय में इन पहाड़ियों के नाम थे ऋषिगिली पर्वत, वेपुल्ल पर्वत, वेभार, पांडव और ग्रुंडकुट। ये पर्वत थे। इन पर्वतों से ये मगध पूरी तरह से घिरा हुआ था। इस नगर से होकर एक तपोदा नदी बहती है। इन नगरों से लेकर एक तपोदा नदी बहती थी। सेनानी निगम थी। मगध का एक ही रमणीय वन प्रदेश था। मगध का एक रमणीय प्रदेश था। एक नालग्राम, खानुमत, अंधकविंद इस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे। वज्य और जनपद के बीच में एक गंगा नदी की सीमा थी। वज्य और मगध जनपदों के बीच गंगा नदी सीमा थी। उस पर दोनों राज्यों का समान अधिकार था, अंग और मगध। उसी के साथ में अंग और मगध में हमें समय समय पर युद्ध हुआ करता था। एक बार वाराणसी का राजा मगध और अंग दोनों को अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध काल में मगध के अधीन था। मगध और कौशल में भी प्राय युद्ध हुआ करता था। पीछे अजातशत्रु ने लिच्छवियों की सहायता से कौशल राज्य के ऊपर विजय पाई। मगध का जीवक कौमारभ्रुत्य भारत प्रसिद्ध एक वैद्य था। उस समय में एक जीवक नाम का वैद्य था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। राजगृह में वेलुवन, कलंदक निवा बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध विहार थे। राजगृह में ही प्रथम संगीति हुई थी। राजगृह के पास ही नालंदा नाम का एक छोटा सा ग्राम था। मगध का एक प्रसिद्ध किला था, जिसकी मरम्मत राजा वशकार ने की थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नगर हुआ था। अशोक काल में इस मगध की दैनिक आय 400,000 काशापन थी। और वज्जी जनपद के बारे में देखेंगे कि वज्जी जनपद के बारे में उस समय में क्या कहा गया है कि वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली थी, जो इस समय में बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ गांव में मानी जाती है। वज्जी जनपद में लिच्छवियों का एक गणतंत्र शासन था। यहाँ से खोदाई में प्राप्त लेखों से वैशाली नगर प्रमाणित हो चुका है।
इस नगर की जनसंख्या की वृद्धि से नगर प्रकार को उसमें 7,707 प्रासाद थे, 7,707 कोठे थे, 7,707 उद्यान थे, मतलब आराम करने की जगह थी, और 7,707 राजा थे, 7,707 राजा युवराज थे, और 7,707 सेनापति थे। इतने ही भंडारगारिक थे। नगर के बीच में एक संतागार मतलब एक संसद भवन था। उसी के साथ में भगवान बुद्ध ने वैशाली के लिच्छवियों की उपमा एक तावतींस देवलोक से की थी। वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने बुद्ध को भोजन दान दिया था। विमला सिंह, वासिष्ठी, आम्रपाली, रोहिणी, उसके साथ साथ वैशाली की ये प्रसिद्ध भिक्षुनियाँ थी। तो उसी के साथ साथ ये जो वर्तमान स्थविर, अंजनवनीय, वज्जीपुत्र, सुयाम, वसव, वल्लीय, सब्बकामी, यहाँ के वज्जी के ये प्रसिद्ध भिक्षु लोग थे। वैशाली के आसपास महावन में कुटागार शाला नाम का एक विहार था। वैशाली में एक कुटागार शाल का नाम का एक विहार था। वहीं पर सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी के साथ अनेक शाक्य महिलाएं भिक्षुनियाँ हुई थी। वैशाली में ही दूसरी संगीति हुई थी। वैशाली में दूसरी संगीति हुई थी। वैशाली एक गणतंत्र बुद्ध परिनिर्वाण के 3 वर्ष बाद ही फूट डालकर मगध नरेश अजातशत्रु ने इस राज्य को हड़प लिया था। उसके साथ देखेंगे कि मल्ल एक गणतंत्र जनपद था। ये 2 भागों में विभक्त था, कुशीनगर और पावा। इसकी 2 राजधानियाँ थी। किसकी? मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, अनुपिया, थुनग्राम, उरुवेलकप्प, बलिहरन, वनसंड, भोगनगर, आम्रग्राम इसके प्रसिद्ध नगर थे। देवरिया जिले का कुशीनारा ही, देवरिया नगर का कुशीनारा ही देवरिया जिले का कुशीनगर ही कुशीनारा थी, और फाजिल नगर, सटिया, पावा कुशीनारा राजधानी के नष्टावशेष कुशीनारा राजधानी के नष्टावशेष कुशीनगर के निकट अनुरुधवा ग्राम में विद्यमान है। और कुशीनगर का प्राचीन नाम कुशावती था। तो इसी के साथ में कुशीनारा का प्राचीन नाम कुशावती था। यह नगर बड़ा समृद्धशाली एवं उन्नतिशील था। बोधिसत्व, बौद्ध धर्म में हम जिसको बोधिसत्व बोलते हैं, वही बोधिसत्व इस राज्य में, इस कुशीनारा में 6 बार चक्रवर्ती सम्राट होकर उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल में यह परिसर 12 योजन लंबा, 7 योजन चौड़ा था। महापरिनिर्वाण सूत्र से राजगृह से कुशीनारा तक आने का मार्ग विदित होता है। भगवान बुद्ध ने अंतिम समय में इसी मार्ग से यात्रा की थी। राजगृह अम्बलठिका, नालंदा,
पाटलीग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वैशाली, भंडग्राम, हस्तिग्राम, अभी वर्तमान में हाथी खाल है, आम्रग्राम, जम्बूग्राम, भोगनगर और उसी के साथ पावा। पावा में चुंद के घर बुद्ध ने अंतिम भोजन ग्रहण किया था। पावा और कुशीनारा के मध्य 3 नदियाँ थी, जिनमें ककुत्था और हिरण्यवती के नाम ग्रंथों में मिलते हैं। हिरण्यवती नदी के पश्चिमी तट पर ही कुशीनारा थी। वही शालवन उपवतन में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पावा के चुंद, कम्मारपुत्र, खंड सुमन, गोधिक, सुबाहु और वल्लीय और उत्तीय ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय में। कुशीनारा की महाविभूतियाँ थी। कुशीनारा की महाविभूतियाँ थी दबदस्तवीर, आयुष्मान सिंह, यशदत्त स्तवीर, बंधुमल्ल, दीर्घकारायण, रोजमल्ल, वज्रप्राणी मल्ल और वीरांगना मल्लिका। बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद पावा और कुशीनारा में धातुस्तूप बहुत ही, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी नगरों में धातुस्तूप बन गए थे। उसके साथ में देखेंगे कि चेंदी जनपद यमुना के पास कुरु जनपद के निकट था। यह चेदी जनपद यमुना नदी के पास कुरु जनपद के निकट था। यह वर्तमान में बुंदेलखंड को लिए एक विस्तृत था। इसकी राजधानी सोतिवती नगर था। इसके दूसरे प्रमुख नगर सहजाति। इसी चेंदी नगर के प्रमुख नगर सहजाति और त्रिपुरी थे। वेदव्य जातक से ज्ञात होता है कि काशी और चेदी के बीच, ये ज्ञात होता है काशी और चेदी के बीच बहुत इन रास्तों में बहुत ही लुटेरे थे। जेतुत्तर नगर से चेदी राष्ट्र 30 योजन दूर था। सहजाति में महाचुंद ने उपदेश दिया था। इस चेदी में महाचुंद बनते ने उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म का चेदी बहुत बड़ा एक केंद्र है। आयुष्मान अनिरुद्ध ने चेदी राष्ट्र के प्राचीन वंश आयुष्मान अनिरुद्ध भंते ने चेदी राष्ट्र के प्राचीन वंश मृगदाय में रहते हुए अरहंत प्राप्त किया था। सहंचनिक भी चेदी जनपद का एक प्रसिद्ध ग्राम था, जहाँ भगवान बुद्ध गए थे। अभी चेदी के बारे में तो देखा, उसी के साथ में ये जो वक्स्त है, वक्स्त जनपद भारत के 16 बड़े जनपदों में से एक था। वक्स्त भारत के 16 बड़े जनपदों में से एक था। इसकी राजधानी, वक्स्त की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय उसके नष्टावशेष, वक्स्त के नष्टावशेष इलाहाबाद के 30 मील पश्चिम यमुना नदी के किनारे कोसम ग्राम में ये वक्स्त स्थित है। सुषुमागिरी का भर्ग राज्य वक्स्त जनपद में ही पड़ता था। कौशाम्बी बुद्धकालीन बड़ी नगरी थी। ये कौशाम्बी राज्य जो था, बुद्ध के समय में बहुत ही बड़ा नगर था, बहुत बड़ा एक राज्य था। जटिलों के नेता, जो बड़े बड़े जटिलधारी हैं, उन जटिलों के नेता बाबरी ने कौशाम्बी की यात्रा की थी। कौशाम्बी में घोषिताराम, कुकुटाराम और पावरिकाराम
ये तीन प्रसिद्ध उस समय के विहार थे, जिन्हें वहाँ वे प्रसिद्ध सेठ घोषित कुक्कुट और पावारिक में बनवाए थे। भगवान बुद्ध ने इन विहारों में निवास किया था। कौन से विहार में? सेठ घोषित, कुक्कुट, पावारिक, इन नगरों में, इस विहारों में भगवान बुद्ध ने विहार किया था और भिक्षु संघ को इसी जगह पे अपने धम्म का उपदेश दिया था। बुद्ध काल में राजा उदयन यहाँ राज्य करता था। उसकी मागंदी, श्यामावती और वासुलदत्ता ये तीन रानियाँ थी। किसकी? उदयन राजा की तीन रानियाँ थी, जिनमें श्यामावती परम बुद्ध की एक उपासिका थी। इन तीन रानियों में से एक जो रानी थी श्यामावती, ये बुद्ध की एक उपासिका थी। उसके साथ साथ देखेंगे कि वक्त के बारे में देखा। अभी कुरु जनपद जो है, कुरु जनपद प्राचीन साहित्य में कुरु जनपदों का हमें वर्णन मिलता है। उत्तर कुरु और दक्षिणा कुरु। ऋग्वेद में वर्णित कुरु संभवत उत्तर कुरु ही है। हम देखेंगे कि पाली साहित्य में वर्णित कुरु जनपद 8000 योजन में विस्तृत था। ये कुरु जनपद 8000 योजन में विस्तृत था। कुरु जनपद के राजाओं को कौरव्य कहा जाता था। जो कुरु देश के राजा है, उन राजाओं को कौरव्य कहा जाता था। कम्मास